बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारा इस टॉपिक का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो मैकेनिज़्म है रेस्पिरेशन का वो स्टडी किया था, उसमें हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। इसी तरह क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा था। इसी तरह हमने जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने एनर्जी बजट का मतलब ये है कि हमने वो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, उसमें जितने हमारे पास एनर्जी बन रही है, ठीक है, जितनी हमारे पास उस प्रोसेस में एनर्जी बन रही थी, उसका हमने नेट जो अमाउंट है वो निकालनी कितने, यानी कि टोटल एटीपीज के मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे थे, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस में, क्रैब साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने ये देखा था कुछ जो है वो NADH जो है वो बन रहे थे, कुछ ATP बन रहे थे मॉलिक्यूल, कुछ जो है वो FAD जो है H के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बन रहे थे, ठीक है। तो आज हम इनका जो है टोटल देखेंगे कितनी ATPs के मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे थे, टोटल नेट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले कुछ चीज़ का पता होना चाहिए कि जो NADH का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 3 ATPs इक्वल होता है किसके, वो 3 ATPs के मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। और एक जो FADH2 जो है ये इक्वल होता है वो ATP के मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो एक NADH होता है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, और एक जो FADH2 है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, क्योंकि उन प्रोसेस में हमने देखा था हमारे पास NADH भी बन रहे थे, FADH भी बन रहे थे, और ATP के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं इनको कि किस प्रोसेस में कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बन रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हमने ये देखा था कि जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन हो रही थी। तो इसकी ब्रेकडाउन के दौरान जो है हमारे पास ग्लूकोज जो है ये पहले कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। इस दौरान हमारे पास जो है वो दो मॉलिक्यूल जो है वो ATP के बनते हैं। इसकी कन्वर्जन के दौरान हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास जो दो NADH के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट होते हैं, यानी कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADH के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट होते हैं। साथ ही में ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना लेते हैं कि इसमें से होके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ATP में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जब ये 2 NADH बनते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाने के बाद जो है ये ATP में कन्वर्ट होते हैं। याद रखें हमारे पास हमने जो नेट एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, यानी कि जो NADH है सेल को जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में चाहिए होती है, जिसको आपने एनर्जी करेंसी कहा है सेल की। तो जो NADH है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे, चेन में जाएंगे और ये ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये इस तरीके से जाएंगे तो दो NADH के जो मॉलिक्यूल हैं कितने ATP के मॉलिक्यूल देंगे, जैसे मैंने लिखा है एक NADH 3 ATP के मॉलिक्यूल दे रहा है, तो दो NADH तो 6 ATP के मॉलिक्यूल्स इनको जो है वो जनरेट करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये 4 ATP के मॉलिक्यूल जो है ATP के मॉलिक्यूल जो है ये जनरेट करते हैं, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल फिर कहाँ गए, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और पायरुविक एसिड देन एसिटाइल को A में कन्वर्ट होकर जब वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है जो सेल की उसमें जाता है, तो उस दौरान जो एनर्जी है वो थोड़ी सी जो है वो यूज़ हो जाती है। तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे पायरुविक एसिड से, जब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये एसिटाइल
को ए कोएंजाइम ए में जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे दो जो पायरुविक एसिड है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होगा एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होने के बाद तो क्या होगा कि दो एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। यार जाहिर बात है जब भी कोई काम करना पड़ेगा सेल को तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो 6 यहाँ पे 6 एटीपी के मॉलिक्यूल बनने थे लेकिन तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है ये यूटिलाइज हो जाते हैं पायरुविक एसिड बनाने में। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, एसिटाइल को ए। पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल को ए बनता है तो हमारे पास जो है वो 2 NADH के मॉलिक्यूल अगेन NADH के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जनरेट होते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो ये 2 NADH है तो एक NADH इक्वल टू 3 ATP का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो 6 ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बन जाएंगे, 6 ATP। ठीक है, 6 ATP के मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, पायरुविक एसिड टू एसिटाइल को ए में जब ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ठीक है, यहाँ पे हमें खासी एनर्जी जो है वो मिलती है। यहाँ पे हमें तकरीबन जो है वो 6 NADH क्रैब साइकिल के दौरान हमारे पास हमें जो है वो 6 NADH मिलते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो ये 6 3 बार क्या हो जाएंगे, 18। ठीक है, तो 18 ATP के मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्रैब साइकिल में हमारे पास 2FADH2 मिलते हैं। ठीक है, तो एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है तो ये तकरीबन कन्वर्ट हो जाएगा 4 ATP में, 4 AT में पी में। ठीक है, तो याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन जब भी ये NADH या FADH प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरने के बाद ये ATP के मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें जो है वो क्रैब साइकिल में हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मिलेंगे। यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल वैसे अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखें जो क्रैब साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि 6 NADH और 2 FADH2 और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें इस क्रैब साइकिल में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर हम टोटल करें इन तमाम ATPs को तो 2 यहाँ पे है, 2 और ये 2 4 4 और ये 4 8। ठीक है, 8 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 14। ठीक है, और 14 और 18 जमा करें 14, ये तकरीबन हो गया 32 और ये 4 यहाँ पे ATP के मॉलिक्यूल हैं। 32 और 4 हमारे पास टोटल जो है ये हमारे पास 36 ATP की जो मॉलिक्यूल्स हैं, 36 ATP ये हमारे पास जो है कह लें कि नेट ATP जो है वो कितनी हमारे पास 36 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पूरे जो एनर्जी बजट जिसको हमने कैलकुलेट किया है इस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की एनएरोबिक ग्लूकोज की जो है अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाएं तो हमारे पास उसमें जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जब इसकी एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ATP के जो मॉलिक्यूल हैं वो जनरेट होते हैं। यानी कि जब हमारे पास नेट ATP है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हम ग्लूकोज की करवाएं तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ATP जो है जनरेट होते हैं। ये जो हमारे पास 36 ATP टोटल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस हो हैं। और अगर हम ग्लूकोज की एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जनरेट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसमें हमने कैलकुलेट किया है एनर्जी बजट, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान में हमें जो कितने नेट ATP मिलते हैं। तो आपने याद रखना है मेरे पास जो है वो 36 ATP जो है वो नेट आते हैं।